साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जीएसटी को सरल बनाने के लिए आज भारत बंद सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। भारत बंद करीब 8 लाख व्यापारियों ने किया भारत बंद का आह्वान। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर लगी मुहर। आंदोलनकारियों को चिन्हित कर नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। और उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी कार और चिट्ठी हुई बरामद। चिट्ठी में बताया गया इसे महज एक ट्रेलर। और अब खबरें विस्तार से। बता दें कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है करीब 8 लाख व्यापारियों के द्वारा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की अपील पर भारत बंद का बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन किया है। बीसीसी अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में हो रहे नए संशोधनों और कठोर प्रावधानों में बदलाव पर फिर से विचार करें। उन्होंने कहा कि अधिकतर व्यवसायी कम पढ़े लिखे हैं और जीएसटी के कठोर प्रावधान के कारण वे व्यवसाय करने के बजाय इसके अनुपालन में दिन भर जुटे रहते हैं। जीएसटी समझने के लिए उन्हें टैक्स एडवोकेट रखना पड़ रहा है और ये उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कैट का दावा है कि इस दिन देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे। यानी आज 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। कैट के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को जीएसटी के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने और ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो वहीं विपक्ष पार्टियों ने भी बंद का समर्थन दिया है, लेकिन बिहार में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता संजीव ने। पूरे देश में आज छोटे व्यापारियों के द्वारा जीएसटी में सुधार करने को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो किसी भी तरह से भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आए दिन लोग आवागमन करते रहते हैं, उसी तरीके से ठीक आज भी सड़कों पर लोग आपको नजर आएंगे। तो यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि आज पूरे भारत में भारत बंद का असर दिखेगा, जीएसटी में सुधार करने को लेकर के सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से भारत बंद का असर राजधानी पटना में देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजीव कुशवाहा, डीटीवी भारत, पटना। तो वहीं झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। हम आपको बता दें कि 183 जेल में दैनिक कैजुअल कर्मी को स्थायी किया गया। तो वहीं जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 5 पदों को स्वीकृति मिली है। वहीं साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान को 1.90 लाख की स्वीकृति मिली है। तो गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। वहीं आंदोलनकारियों को चिन्हित कर नौकरी प्रदान करने की भी स्वीकृति मिली है। हम आपको बता दें कि नए आयोग का पुनर्गठन के पश्चात झारखंड हरित ऊर्जा सेस की भी मंजूरी मिली है। तो वहीं नाबार्ड को 61.19 करोड़ देने की स्वीकृति दी गई है। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी दर की बढ़ोतरी भी की गई है। तो झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। गिरिडीह के सरिया स्वास्थ्य व्यवस्था में 2 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति मिली है। तो रिम्स के चिकित्सकों को दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिला है। बता दें कि तंबाकू उत्पाद पदार्थों में संशोधन, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर रोक लगा दिया गया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का बार पर भी रोक लगा दिया गया है। बता दें कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू खरीदने पर रोक है। तो वहीं खुली सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है झारखंड में। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी सरकारी विद्यालय के कक्षा 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की स्वीकृति दी गई है। तो मल्लाह केवट जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा करने की स्वीकृति मिली है।
तो झारखंड कैबिनेट में करीब 28 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई एजेंडे हमने आपको बताए, जैसे कि हुक्का बार पर झारखंड में रोक लगा दी गई, वहीं खुले सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन अब नहीं करना होगा। इसके साथ ही साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान को 1.90 लाख की स्वीकृति मिली है। तो गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रावधानों में संशोधन किया गया है। तो वहीं आंदोलनकारियों को चिन्हित कर नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। नए आयोग का पुनर्गठन के पश्चात झारखंड हरित ऊर्जा सेस की भी मंजूरी दी गई है। झारखंड में करीब 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि मनरेगा न्यूनतम मजदूरी दर की बढ़ोतरी की गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता गायत्री जुड़ी हुई हैं। गायत्री, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 28 अहम फैसलों पर मुहर लगी है, क्या कुछ खास फैसले लिए गए हैं इसमें? जैसे मैं बता रहा हूँ कि कल का दिन यहाँ के लिए काफी अहम था। कैबिनेट के विषय में टोटल 28 मामले रखे गए हैं, जिसकी एक कंप्लीट ब्रीफिंग हम लोगों के मीडिया कर्मियों द्वारा साझा की गई है। इसमें खास करके झारखंड कैबिनेट में 183 जेल में दैनिक कैजुअल कर्मियों पर स्थायी हुए हैं। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल गायत्री, जिस तरह के रिम्स के डॉक्टर्स पे भी कुछ फैसला लिया गया है, रिम्स के चिकित्सकों को लेकर क्या फैसला लिया गया है? रिम्स के चिकित्सकों को जो मानदेय सरकार देती थी, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बकाया थी, किसी वजह से सरकार नहीं दे पाई थी। तो इस बैठक में यह डिक्लेयर किया गया है कि वो जो बकाया राशि है वो इस बार दे दी जाएगी। बिल्कुल, तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है गायत्री, और हम जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही खुले सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगाई है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे तंबाकू का सेवन और उससे बिक्री पर कम्प्लीटली बैन झारखंड सरकार करना चाह रही है। बिल्कुल, तो तमाम कॉलेजों और अस्पतालों के पर। हाँ जमीना, बोले आप। बिल्कुल गायत्री, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि झारखंड सरकार ने हुक्का बार और तंबाकू सेवन पे रोक लगा दी है, इसके साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गायत्री। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि लालू यादव का चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजा काट रहे हैं। रिम्स में भर्ती रहने के दौरान सजा याफ्ता लालू यादव पर जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप है। इसी मामले में जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट आज उस पूरे मामले पे सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा जेल मैनुअल के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था। तो बता दें कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती रहने के दौरान उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया था, और इसी मामले में जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट आज सुनवाई करेगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, आज जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव को लेकर सुनवाई होने वाली है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, लालू यादव जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन था तो इलेक्शन के जीतने के बाद बीजेपी विधायक को फोन किया गया था जेल से, और इसी मामले में उसने तूल पकड़ा था और स्वतः रांची हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि जेल से कैसे विधायक को फोन किया गया था, और इस मामले को लेके रांची हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसी को मामले में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। पिछले हफ्ते लालू यादव के जो चारा घोटाला में मामले में
कपिल सिब्बल के द्वारा पेश किया गया था कि तबीयत खराब है और उसके सजा आदि हो चुकी है, तो उसको बेल दिया जाए, जिसके कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा द्वारा बताया गया था अभी आधी अवधि पूरी नहीं हुई, तो उसके कारण उसके रिजेक्ट हो गया था। लेकिन आज जो सुनवाई होनी है जस्टिस अपरेश कुमार के कोर्ट में, जो मैनुअल उल्लंघन है उसके मामले कुछ देर बाद सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल धनंजय, तो थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई होने वाली है और अब थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला लिया गया है। पल पल की अपडेट लेते रहिए तब तक आप धनंजय जी। तो बता दें आज आपको कि रांची हाईकोर्ट यानी झारखंड हाईकोर्ट में जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव की सुनवाई होने वाली है और हम आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया, जिसको लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक तरफ जहां कोरोना से बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, तो दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंस और मास्क को अनिवार्य किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर गया के नारायणपुर पंचायत के माया बाजार के साप्ताहिक बाजार में भीड़ लगाने के लिए बाल बालाओं का अश्लील डांस कराया जा रहा है, जिसमें लोगों ने खूब पैसे उड़ाए। बता दें कि मेगरा के थाना से महज कुछ ही दूरी पर उदन के उजाले में अश्लील डांस कार्यक्रम चल रहा था। कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर गया डीएम अभिषेक सिंह ने जिले के सभी प्रखंडों के पदाधिकारी और एसएसपी के द्वारा सभी थाना पुलिस को यह निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे गाइडलाइन को दरकिनार कर भीड़ जुटाया जा रहा है, जिसे साप्ताहिक बाजार के आयोजकों के द्वारा आयोजन कराया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दुकान लगे और ग्राहकों की संख्या बढ़े। जितनी ज्यादा दुकानें होंगी उतना ज्यादा दुकानों से पैसों की वसूली की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंस को अनिवार्य किया जाता है, तो दूसरी ओर भीड़ जुटाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं गया में चिकन बाजार में आजकल काली मुर्गी के नाम से प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे की कीमत आसमान छू रही है। यहाँ के बाजार में 1000 रुपए किलो बिकने वाले काली मुर्गी की बढ़ती कीमत को कहा जाता है कि इसकी औषधीय गुणों के साथ ही इसमें कम फैट, चटकदार काले रंग और लजीज स्वाद के साथ पूरे देश में कड़कनाथ प्रसिद्ध है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में ही, जिसके बाद से गया के इंजीनियर प्रभात को ने कोच प्रखंड के बरगांव में फार्म की स्थापना की, जहां वे इसे पाल रहे हैं। हम लोग इस बार कड़कनाथ मुर्गा का पालने अभी शुरू किया। बहुत नाम सुना था, आप लोग सबने नाम सुना था, हम लोग को भी था जिज्ञासा भाई क्या खासियत है इस मुर्गा के बारे में कि 1000-2000 रुपए किलो बिक रहा है, धोनी जी भी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा थी और हम लोग इनोवेटिव काम करते रहते हैं। बेगूसराय में एक तरफ जहां आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, तो वहीं पुलिस अपनी ही कार्यशैली की वजह से हंसी का पात्र बन रही है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की है, जब सड़क जाम की स्थिति को देखते हुए यातायात थाना प्रभारी सुरेश रजक जाम को ठीक कर रहे थे कि तभी आरपीएफ के जवानों ने वहां पहुंचकर बेवजह गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर उसने थाना प्रभारी की पिटाई कर दी। वहीं आरपीएफ जवान ने थाना प्रभारी पर पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद फिलहाल पीड़ित ने अज्ञात आरपीएफ जवान के विरुद्ध नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उक्त मामले में डीएसपी मुख्यालय निश्चित प्रिया ने कहा कि यातायात प्रभारी के द्वारा आरपीएफ जवान के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। नगर थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आरपीएफ को गाली देते हुए कहा कि साला जाम लगवाता है, पैसा लेता हूँ। भाई किससे हम पैसा लेते हैं, काहे गाली दे रहे हैं? किससे हम पैसा लेते हैं, काहे गाली दे रहे हैं? आप किसी से देखें पैसा लेते हैं? अगर देखा सबूत दीजिए। किसी प्रकार के माधर से तलाक से हाथे चला दिया मुँह पर, जिससे मेरा मुँह खुल गया और मेरा मुँह पकड़ के ऐंठ दिया। लंबा है, मुँह पकड़ के ऐंठ दिया। तब हमारा सिपाही मैंने 1-2 मिनट बाद देखा कि हाँ से हम सबके साथ झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ से दौड़ा है और उन्होंने उसको भी ज्ञान में आया है कि आरपीएफ और यातायात थाना के बीच में कुछ बचत और इस संबंध में कुछ बातें हुई हैं। इस संदर्भ में अभी दोनों
टाउन थाना पहुंचे हुए हैं। अभी जांच चल रही है। जिस तरह से दोनों आरोपित मिले उस तरह की कार्रवाई की। वहीं बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 महिला समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 24 तारीख की सुबह नगर थाना की पुलिस शराब की सूचना के बाद थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले में छापेमारी करने पहुंची थी और इस दौरान शराब कारोबारियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस के जवान अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले को दर्ज कर सभी कारोबारियों की पहचान की गई और इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सारे लोग शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। कल टाउन थाना के द्वारा पोखरिया क्षेत्र में शराब के लिए छापेमारी की जा रही थी। इस संदर्भ में इसी क्रम में जो शराब में लिप्त लोग हैं कुछ लोगों के द्वारा पोस्ट पर रोगेबाजी की गई। इसी संदर्भ में FIR 154 डेटेड 24 लॉन्च किया गया था। इसी में आज छापेमारी के दौरान 22 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 महिलाएं और 13 पुरुष की गिरफ्तार। लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले बेगूसराय की टीम गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारियों को पकड़ने गई थी, लेकिन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड की राजधानी रांची में जपला सीमेंट फैक्ट्री और भूमि बचाओ समिति के प्रतिनिधिमंडल प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया और अपनी मांग पत्र को मंत्री को सौंपा। इस दौरान मांग पत्र को देखते हुए मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मुलाकात के बाद समिति के संरक्षक और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री के जमीन को सरकार एक्वायर करे और उद्योग को स्थापित करे। उन्होंने ये भी कहा कि पलामू सुखाड़ क्षेत्र घोषित है, वहां एक भी फैक्ट्री और माइंस नहीं है। ऐसे में अगर सरकार पहल करे तो वहां उद्योग लगेगा और रोजगार का सृजन होगा। सीमेंट फैक्ट्री की जो भूमि है उसको एक्वायर करेगी और नया उद्योग वहाँ पे स्थापित करने के लिए जो भी तरीका है लीगल तरीका उसको अपनाएगी। सर, इस फैक्ट्री से कहीं ना कहीं रोजगार के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपकी क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल फैक्ट्री कोई भी फैक्ट्री कोई जरूरी नहीं कि सीमेंट फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जो भी फैक्ट्री तो उद्योगपति लगाएगा। उद्योगपति को जो वहाँ पे सूट करेगा वही लगाएगा। वहाँ पे हर चीज़ है। एक तरफ पानी का धारा बहता है सोन नदी का, दूसरे तरफ वहाँ पे बिजली है, भूमि है, रेलवे है, हाईवे है, सब कुछ है। तो उद्योगपति के लिए कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है। अब सरकार इसमें पहल करेगी जो मुझे पूरा उम्मीद है, और वो एक्वायर होगा। फिर उसके बाद जो भी उद्योगपति वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ उद्योग लगेगा तो वहाँ के लोगों को, नौजवानों का जो भविष्य है वो उज्जवल नजर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी कार को बरामद होने के बाद से हड़कंप मच गया है, जिसे लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी लगाकर चेकिंग अभियान चला रही है और इस बीच संदिग्ध गाड़ी के अंदर से एक लेटर भी मिला है, जिसमें लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। तो एक धमकी भरी चिट्ठी भी इस गाड़ी से बरामद की गई है। बता दें कि जिलेटिन से भरी इस कार को मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बरामद किया गया है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, मुकेश अंबानी के घर के बाहर से एक कार बरामद होता है, उस कार में क्या कुछ सामान था और फिलहाल कैसी स्थिति है वहां की? देखिए शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर से बाहर से एक संदिग्ध कार से बरामद हुई है। उसके साथ ही एक चिट्ठी भी बरामद की गई है, जिसमें इसे महज एक ट्रेलर बताया गया और ये भी कहा गया है कि अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम किया जाएगा। उस चिट्ठी में
मुकेश अंबानी और उनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी के नाम का भी जिक्र किया गया है। वहीं इस मामले के बाद से पूरी मुंबई को एक छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं और उसके बाद हर एक गाड़ियों का अच्छे तरीके से जांच किया जा रहा है, हर एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। जिसके बाद जो स्कॉर्पियो मिली है वहीं से एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया गया है। उस फुटेज में 2 कार जो है वो दिखाई दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी में ही अंदर से ही चिट्ठी भी मिली है और उस जगह से ही उसी गाड़ी के अंदर से ही बम भी बरामद किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई को ये केस जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को हैंडओवर कर दिया गया है और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही जल्द इस मामले की जांच तक पहुंचकर ये भी बताया जाए कि आखिर इसमें किसका हाथ है और किसने ऐसी हरकत की है। शर्मिला, बिल्कुल, जिस चिट्ठी को शिवानी बरामद किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि अभी ट्रेलर बाकी है, तो क्या लगता है कि क्या ये मामला किसी और, क्या इस मामले का तार कहीं और जुड़ा है? क्या पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, इस मामले को लेकर के मुंबई क्राइम ब्रांच की कुल 10 टीमें बनाई गई हैं, मामले की जांच में जुटी हुई हैं और अभी तक इस मामले में 5 संदिग्ध जो है इन पर नजर रखी जा रही है। मुकेश अंबानी का जो घर है एंटिलिया, उसके आसपास की सीसीटीवी जो फुटेज है वो काफी अहम सबूत है अभी क्राइम ब्रांच के पास। तो उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक एक बारीकियों पर नजर रखी जा रही है। कौन उस समय आया, किसने वो गाड़ी वहाँ पे पार्क की, किसने वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर पत्र रखा, तो हर एक चीजों पर काफी बारीकी से क्राइम ब्रांच जो है वो नजर बनाई हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ी वहाँ पे रखी गई है, जो चिट्ठी वहाँ पे छोड़ी गई, तो महज कहीं ना कहीं ये मुकेश अंबानी उनके परिवार पर नजर बनाने के लिए रखा गया है। वो ये भी कह रहा है कि जिस कंपनी का जिलेटिन गाड़ी जो था, जिलेटिन मैं आपको बता दूं कि बरामद हुआ है उस गाड़ी में से, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डराने के मकसद से ये काम की गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शिवानी। तो हम आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम को इस पूरे मामले की जांच के लिए लगाया गया है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सीसीटीवी के द्वारा भी पूरे जो भी संदिग्ध हैं उनकी जांच की जा रही है और उनकी तलाश मुंबई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।